Hello students, class 10th. Again we are here. Today I am telling you the second chapter. आपके सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं आ रहे एग्जाम में, तो एग्रीकल्चर आपका सेकंड चैप्टर है. ओके. एग्रीकल्चर, एज वी नो दैट एग्रीकल्चर वी डू ऑन द लैंड एंड एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो बिकॉज द एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री. अदर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, और वी डू एग्रीकल्चर ऑन द लैंड. एंड इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री. अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया है इम्पॉर्टेंट कंट्री माना जाता है एग्रीकल्चरली. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसकी जो 2/3 पॉपुलेशन है हमारी, 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. इट मीन्स इन इंडिया मोर देन हाफ पॉपुलेशंस आर इंगेज इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है. प्राइमरी एक्टिविटी में हमें पता है एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, फिशिंग है, हंटिंग है. दीज आर प्राइमरी एक्टिविटी. तो एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको हम नेचर की हेल्प से करते हैं. विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड. एग्रीकल्चर क्या करता है, जो बहुत सारा फूड हम कंज्यूम करते हैं वो प्रोड्यूस करता है. बिसाइड्स फूड ग्रेन, अनाज के अलावा इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री. एज एन एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, कॉटन. द कॉटन इज रॉ मटेरियल एंड कॉटन प्रोवाइड्स बेस फॉर द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के लिए एक बेस का काम करता है. ऐसे ही मस्टर्ड है, सरसों को जब इंडस्ट्री में हम रिफाइनरी फैक्ट्री जो होती हैं वहाँ पहुँचाते हैं तो तेल निकालते हैं. ऐसे सोयाबीन है, रॉ मटेरियल का काम करता है. सनफ्लावर है, शुगर केन है. तो ये वेरियस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं. शुगर केन, कॉटन, जूट. Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. From India, we export the valuable beverage. टी और कॉफ़ी को बेवरेज बोलते हैं, और कोका को जो पेय पदार्थ है, और स्पाइसेस मसाले. ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया से वी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज. एंड in India the production of tea, coffee, spices is in large amount. ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है. टी का ज़्यादा प्रोडक्शन असम में होता है, कॉफ़ी का ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, और स्पाइसेस तो हम सभी जानते हैं केरला में, मसालों का घर जिसे कहा जाता है. अगर हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ फार्मिंग की फार्मिंग अगर हम देख रहे हैं, इफ़ यू आर वाचिंग द फार्मिंग इन इंडिया देन वी शुड नो दैट देयर आर मैनी टाइप ऑफ फार्मिंग विच वी डू इन अवर कंट्री ऑल्सो. एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया जिसके बदले में हमको अर्निंग होती है, तो इसलिए हमने इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला. हमारे देश में ओवर दीज ईयर्स, इन कुछ सालों में कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज्ड. जो कल्टीवेशन यानी कृषि करने के जो मेथड है, तरीके हैं, कल्टीवेशन करने के तरीके हैं, पिछले कुछ सालों में रिसेंटली हम देख रहे हैं कि न्यू टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शंस. मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. ये डिपेंड करता है जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जिसे फिजिकल टेक्नोलॉजिकली हम कितना जानते हैं, हमारे पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है. एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिस, जो सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रैक्टिसेस हैं. अगर हम देखें फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सस्टेनेंस टू कॉमर्शियल. जो फार्मिंग है बहुत विभिन्न है. वेरीज मतलब विभिन्न होता है, विभिन्न होती है किससे, सब्सटीटेंस टू कॉमर्शियल. मैं आपको बताना चाहूँगा सब्सटीटेंस फार्मिंग इज दोज फार्मिंग विच वी डू फॉर ओन कंजम्पशन. जो हम अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं, जैसे हम यहाँ पहाड़ों में मक्के लगाते हैं तो हम अपने कंज्यूम के लिए लगाते हैं.
हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती और ये स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में की जाती है, यानी जीवन निर्वाह वाली खेती, सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल टाइप। जो हम बिजनेस पर्पज के लिए करते हैं जो खेती, उसको कॉमर्शियल बोलते हैं। जैसे टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, जूट है, आपका ग्राउंडनट है, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स कहलाती हैं जो हम सेल करने के पर्पज से उगाते हैं। और सब्सटेंस वो होती है जिसमें परिवार के कुछ लोग ही इंगेज होते हैं और अपने कंज्यूम के लिए उगाई जाती है। ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट में कोई फसल सब्सटेंस है और वही फसल दूसरे स्टेट में कॉमर्शियल है। एज एन एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट राइस और व्हीट, तो उड़ीसा में राइस और व्हीट सब्सटेंस है क्योंकि वहाँ पर लोग केवल अपने कंज्यूम के लिए ही उगा पाते हैं, उनके पास उतने सोर्सेज नहीं है कि वो राइस कल्टीवेशन ज़्यादा कर सकें, तो केवल अपने कंज्यूम के लिए उगाते हैं। वहीं जो राइस और व्हीट है पंजाब में, ये कॉमर्शियल टाइप की क्रॉप्स है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इस तरह के फार्मिंग मेथड्स अपनाए जाते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की जो फार्मिंग है इंडिया के कुछ हिस्सों में की जाती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस जो है, जो एक एंशियंट पीरियड में की जाती है, जो प्रिमिटिव सब्सटेंस जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, जीवन निर्वाह के लिए आदिकाल में, प्राचीन काल में जो जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती थी, उसमें स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, यानी एक खेत के छोटे हिस्से में की जाती थी। विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव, जिसमें प्रिमिटिव की मदद ली जाती थी, प्रिमिटिव टूल्स की, यानी प्राचीन हथियार मैं कह सकता हूँ, या प्राचीन औजार जिसे मैं कहूँगा होई डोई। होई डोई एक पुराने औजार हैं जो खेतों में यूज होते हैं। और डिगिंग स्टिंग, जिसे हम डलोटा बोलते हैं, कुटला बोल सकते हैं आप, होई डोई, कुटला, बौसा जो होता है। और डिगिंग स्टिंग है डलोटा, जिसमें फैमिली के लेबर, फैमिली मेंबर्स ही एज ए लेबर काम करते हैं। एंशियंट टूल्स से मदद से हम स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड को रेडी करते हैं, जिसमें फैमिली या कम्युनिटी के मेंबर ही लेबर का काम करते हैं और स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में की जाती है। मैंने 3 बातें आपको बताई। इट इज़ डन इन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। नंबर 2, इट इज़ डन विद द प्रिमिटिव टूल्स। नंबर 3, ओनली द फैमिली मेंबर और कम्युनिटी पीपल वर्कड एज ए लेबर के रूप में काम करते हैं। मानो मुझे ये वाली खेती करनी है तो मेरे परिवार के, मेरी मम्मी या जो भी मेरे फैमिली मेंबर है वो एज ए लेबर काम करेंगे। स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में मैं खेती करूँगा, पुराने औजारों से मैं खेती करूँगा। और इस तरह की जो खेती होती है बेटा, वो मानसून पे डिपेंड होती है। नेचुरल फर्टिलिटी, अगर हम सॉइल की बात करें, उपजाऊता, एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशन टू क्रॉप ग्रोन। हम ये देखते हैं जो इन्वायरमेंट, कौन कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल है, कौन सी कंडीशंस हैं जो क्रॉप्स के लिए नेसेसरी है। जैसे वहाँ कितना टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, सॉइल कैसी है वहाँ की। इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। जिसे शिफ्ट, 3 नाम है, मैं 2 नाम और बताऊंगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और झूमिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड झूमिंग कल्टीवेशन। फार्मर इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं एंड प्रोड्यूस सीरियल्स, और सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड अदर क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, और अन्य तरह की फसल उगाते हैं अपनी फैमिली के सस्टेन के लिए। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब जो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, जमीन की उर्वरता, तो फार्मर क्या करते हैं, शिफ्ट यानी वो स्थान बदल देते हैं और कुछ नए स्थान को
पैचेज ऑफ लैंड को तैयार करते हैं कल्टीवेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ, इस तरह का जो खेती है शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू, इस तरह ये प्रोसीजर करने से जो नेचर को दोबारा से रिप्लेनिश यानी दोबारा से सर्वाइव, दोबारा से रिसाइकिल होने का मौका मिलता है और जो फर्टिलिटी है रिटेन हो जाती है, दोबारा से फर्टिलिटी ऑब्टेन हो जाती है, क्योंकि उस स्थान को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो जैसे ही फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है जो कम्युनिटीज हैं वो जूमिंग नए स्थान को तलाश करते हैं, पेड़ों को काट के फिर उनको जलाते हैं और उनकी राख को एज ए मैन्योर के रूप में छिड़कते हैं और प्रोडक्शंस करते हैं। कुछ समय के बाद जब वहाँ फर्टिलिटी धीरे धीरे स्लोली व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ दैट एरिया बिगेन टू डिक्रीज दे बिगेन टू चेंज दैट प्लेस एंड दे सर्च द न्यू प्लेस थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। लैंड प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, जो भूमि की उर्वरता है, उत्पादकता इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम देखते हैं या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो लो होता है। द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर, क्योंकि फार्मर इसमें यूज नहीं करते हैं फर्टिलाइजर। द फार्मर डोंट यूज द फर्टिलाइजर, सो दैट इज वाई द प्रोडक्शंस इन दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज वेरी लो। इट इज़ नोन एज बाई डिफरेंट नेम। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसे मैंने जूमिंग कल्टीवेशन भी कहा और जिसे मैंने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि शिफ्ट करते रहते हैं स्थान को, इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग भी पड़ गया है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब हम इसमें कुछ नाम देखेंगे। सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग, कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? इट इज झूमिंग। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग के नाम से जाने जाता है, जैसे कि असम, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, पूर्वोत्तर राज्य, मिजोरम नागालैंड और पामलू इन मणिपुर। दीपा इन बस्तर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ दीपा बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन को। और अंडमान निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार में और छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं और झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में, पामलू बोलते हैं मणिपुर में। झूमिंग को संसार के अन्य देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसे मैं झूमिंग कह रहा हूँ या जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश मतलब पेड़ को काट देना, बर्न मतलब जलाना। स्लैश करते हैं फिर जलाते हैं। मिल्पा के नाम से जानी जाती है मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में कुनुको के नाम से, और इन वेनेजुएला में रोका के नाम से, रोका ब्राजील में बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में कुनको इन मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बोलते सॉरी, एंड कुनुको वेनेजुएला में, और रोका ब्राजील में, मसौल सेंट्रल अफ्रीका में, लद्दाख इंडोनेशिया में और रे बोलते हैं वियतनाम में। इंडिया में दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, अगर इस तरह का प्रिमिटिव, इसको प्रिमिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कम्युनिटी में अपनी फैमिली के मेंबर ही लेबर का काम करते हैं और हमें ओल्ड प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में उगाई जाती है। और ये वाली खेती मानसून पे डिपेंड होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये वाली खेती मानसून पे डिपेंड होती है। हम इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको प्रिमिटिव सब्सटेंस बोला गया है। इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशंस इज कॉल्ड बेवाड़। प्रिमिटिव फॉर्म की अगर हम बात करें कल्टीवेशन में, बेवाड़ जिसे बोलते हैं, और धैया इन मध्य प्रदेश में, पोड़ू और पेंडा, या पोड़ू या पेंडा आंध्र प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है, पोड़ू के नाम से। पामा दाबी और कोमान और बिंगो, ये पामा दाबी, कोमान और बिंगो बोलते हैं उड़ीसा में। कुमारी वेस्टर्न घाट में बोला जाता है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हमने पढ़ा था, वेस्टर्न घाट लाइजिन वेस्ट में पड़ता है। वॉयर और वर्ल्टर साउथ ईस्ट राजस्थान में बोलते हैं। खिल बोलते हैं हिमाचल, हिमालयन बेल्ट में जूमिंग कल्टीवेशन को खिल नाम से पुकारा जाता है। एंड कुरुआ इन झारखंड, झारखंड में कुरुआ बोलते हैं और जूमिंग बोलते हैं। मैंने बताया था, ऊपर लिखा है जूमिंग बोलते हैं। आपके नॉर्थ ईस्ट जितने हैं, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, इन स्टेटों में जूमिंग के नाम से जाना जाता है। और दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ये लिखा है दीपा, एक गर्ल के नाम से याद कर सकते हैं आप, दीपा। इन दिस वे
रिंजा जो है अपनी फैमिली के साथ छोटे से गांव में रहती थी। दीपू इन आसाम, दीपू आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो दीपू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट के बाहर, आउटस्कर्ट्स ऑफ दीपू डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहती थी वो, एक छोटे से गांव में। सी इंजॉय वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर, वो अपने फैमिली मेम्बरों को देखती थी काम करते हुए और काफ़ी इंजॉय फील करती थी। क्लियरिंग, वो साफ करते थे मैदान को। स्लैशिंग, काटते थे। एंड बर्निंग, उसके बाद जला देते थे। और एक छोटे से हिस्से को करते थे, पहले क्या करते थे, काटते थे, स्लैश करते थे, फिर जला देते थे और क्लियर करते थे स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड को फॉर कल्टीवेशन के लिए। सी ऑफन हेल्प दैम इन इरीगेटिंग द फील्ड, वो अक्सर अपने फैमिली मेम्बर्स की इरीगेशंस के टाइम पे मदद करती थी। विथ वाटर रनिंग दो अ बैम्बो कैनल, और जो उसके खेतों में पानी आता था एक बैम्बो यानी एक बांस की नहर जैसी, बांस को नाली टाइप की बना के, नल टाइप का बना के बांस को खोद के उसके अंदर ही पानी आता था नियर बाई स्प्रिंग, नज़दीक के झरने से। शी लव्स द सराउंडिंग, वो जो सराउंडिंग था उसके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर था उसे बहुत पसंद था। वांट्स टू स्टे हियर, वो वहाँ रुकना चाहती थी। एज लॉन्ग सी कैन, जितना वो रुक सकती थी उतने देर वो इंजॉय करती थी। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ सोइल, लेकिन इस छोटी लड़की को एक ज़मीन की फर्टिलिटी जो घटती जा रही थी उसके बारे में सी हैडंट एनी आइडिया अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। Day by day, after continuously, the family member of Rinja were producing different crops. So in this way, slowly, the fertility was reducing. इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। एंड हर फैमिली सर्च फॉर फ्रेश पैच, और उसके परिवार वाले एक नई भूमि तलाश रहे थे जिसमें वो नेक्स्ट सीजन, अगले मौसम में नए पैचेज ऑफ लैंड में खेत को तैयार कर सकें कल्टीवेशंस के लिए। इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंटेंसिव किसे बोलते हैं, अभी तक हमने प्रिमिटिव सब्सटेंस पढ़ी थी जिसमें ओल्ड मेथड है, मॉनसून पे डिपेंड है, फैमिली मेंबर लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, और जिसमें पुराने औजार होई डोई और डिगिंग स्टिक का यूज हो रहा है। बहुत पुरानी है, बैलगाड़ी, बैलों को यूज कर रहे हैं हम, जिसमें ट्रैक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक्स है। अब जब हम मानसून पे डिपेंड हो रहे हैं, फैमिली मेंबर ही जिसमें लेबर का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कल्टीवेशन भी क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि हम मानसून पे डिपेंड है और मानसून तो इंडिया का है, अनसर्टेन है। इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग जो है इसके ठीक अपोजिट होती है प्रिमिटिव सस्टेंस के। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, वहाँ होती है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और लैंड पे ज़्यादा प्रेशर होता है पॉपुलेशन का। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग में ज़्यादा लोग काम करते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा किसान काम करेंगे। हाई डोजेज ऑफ हाई डोज, जहाँ ज़्यादा मात्रा, डोज कहते हैं मात्रा, जहाँ हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ छिड़के जाते हैं और इरिगेशन की जाती है जहाँ पर हायर प्रोडक्शंस करने के इरादे से। टेक्नोलॉजी इज यूज, मोर पीपल आर इंगेज एंड न्यू मेथड्स आर यूज, नए जो मेथड हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा और वेस्ट पार्ट ऑफ यूपी में न्यू मेथड्स अपनाई जाती है एग्रीकल्चर के लिए, जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ये एग्रीकल्चर उन भागों में होते हैं जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, वेयर दे यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द न्यू मशीन्स फॉर द बेटर प्रोडक्शंस। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, अधिकार जो होता है इनका इनहेरिटेंस, लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड, भूमि पर इनके पुश्तों से जो पुश्तैनी अधिकार होते हैं, इससे जमीन का जो है बंटवारा हो जाता है। अमंग सक्सेसिव जनरेशंस जो हैं हैड रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, जो खेत का आकार है, जोतों का जो आकार है वो अनइकोनॉमिकल है, यानी बिजनेस या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिहाज से शायद ठीक नहीं माना जाता।
क्योंकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए जूट है, जैसे ग्राउंडनट है, शुगर केन है, टी है, कॉफ़ी है, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। इनको उगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, लैंड होल्डिंग साइज। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम, क्योंकि किसान मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं लिमिटेड लैंड से भी, जब तक कि उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स होता है, वैकल्पिक सोर्स होता है। क्योंकि अगर मान लो उनकी इनकम नहीं है तो जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं उसी को अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वही फूड को कंज्यूम करते हैं। यूपी के बहुत सारे इलाकों में, पंजाब में ऐसा करते हैं, जो सरप्लस क्रॉप्स होती है उसको वो सेल कर देते हैं। देयर इज इनॉर्मस प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उन पर, एग्रीकल्चर लैंड पर। There is a huge pressure on lands by the farmers because farmers expect more productions with the help of new technology for the better growth, for better income, for better livelihood। ऐसा करते हैं वो अच्छी आजीविका के लिए। कॉमर्शियल फार्मिंग पहला हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सटेंस, दूसरा हमने पढ़ा इंटेंसिव सब्सटेंस जिसमें न्यू मेथड यूज किए जाते हैं, मोर फैमिली मेंबर जो होते हैं और बेटर प्रोडक्शन होता है, और मानसून पे डिपेंड ना होकर इसमें इरिगेशन फैसिलिटी अपनाई जाती है। अगला हम पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग में इज द यूज ऑफ हायर डोज, हम ज़्यादा मात्रा डालते हैं मॉडर्न इनपुट्स की। एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वेराइटीज, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज होते हैं, सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी उच्च टेस्टेड जो सीड्स हैं, उच्च पैदावार करने वाले। केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड्स हैं एंड पेस्टिसाइड्स। इन ऑर्डर फॉर ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, वो चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटी, इन तरीकों को अपना के बाय यूजिंग दीज मेथड्स द फार्मर एक्सपेक्ट फॉर द बेटर प्रोडक्शंस, फॉर द बेटर इनकम। हायर डोज डाली जाती है जिसमें मॉडर्न इनपुट्स की जो आधुनिक तरीके हैं। डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, जो डिग्री है इसकी कॉमर्शियलाइजेशन की, वाणिज्यकरण की एग्रीकल्चर में, जो कृषि को अगर हम एक बिजनेस के पर्पज से देख रहे हैं कृषि को, उसी को बोलते हैं कृषि का वाणिज्यकरण। वेरीज फ्रॉम वन रीजन, अगर हम कृषि को एज ए बिजनेस पर्पज के लिए प्रोडक्शंस करते हैं तो बहुत सारे स्टेटों में जो कंडीशंस है वो अलग अलग है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या जो फार्मर के पास फैसिलिटी होती हैं शायद कुछ स्टेटों में पॉसिबल ना हो, जिसके कारण से बेटर प्रोडक्शंस नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप, जहाँ राइस जो है, मैंने बताया इन द बिगिनिंग आई टॉट यू, राइस जो है कॉमर्शियल क्रॉप मानी जाती है क्योंकि बेचने के पर्पज से पंजाब और हरियाणा में से उगाते हैं और उनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज है और वहाँ पर बेटर ग्रोथ हो जाती है। लेकिन उड़ीसा में यही चावल सब्सटेंस है, सब्सटेंस उसे बोलते हैं जिसे फैमिली के मेंबर ही स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में अपने कंज्यूम करने के लिए लगाते हैं, और फैमिली के मेंबर ही जिसमें लेबर होते हैं और जिसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और ये इसमें मानसून पे डिपेंड होते हैं। दिस इज इनफ नॉलेज फॉर यू। ओके, हियर आई एम टेलिंग यू कॉमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें, प्लांटेशन भी एक तरह की कॉमर्शियल फार्मिंग है। जैसे बनाना है, मैंगो है आपका, रबड़ है आपका, ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप में आता है जिसमें एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया, जैसे बनाना के पेड़ है तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया में बनाना के ही पेड़ दिखेंगे, गन्ने के पेड़ है तो आपको गन्ने के ही दिखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, या आम के बागान है तो आम के ही बागान दिखेंगे, चाय के हैं तो चाय के ही बागान बोलते हैं इसको, ऑर्चर्ड। द प्लांटेशन एज एन इंटरफेयर्स, जो प्लांटेशन है उसने क्या किया, इंटरफेस एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को। प्लांटेशन जो है कवर लार्ज, एक बड़े एरिया को कवर करता है प्लांटेशन। इसमें हमें कैपिटल पूंजी ज़्यादा चाहिए, इंटेंसिव इनपुट्स
ज़्यादा मात्रा में विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, जो यूपी से और बिहार से जो लेबर है, प्रवासी मजदूर हैं। अभी आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारे मजदूर इधर से माइग्रेंट होकर अपने स्टेटों में चले गए हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में आसाम, कर्नाटक या उन पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं। तो ये चीप लेबर अवेलेबल, इसके लिए चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए प्लांटेशंस के लिए। ऑल द प्रोड्यूस यूज एज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है। रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, इंडिया की अगर हम बात करें, टी जो है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है और बनाना, ये क्या है, ETC और भी हैं। अब टी, कॉफ़ी, रबर याद रखना। टी कॉफ़ी तो हम बेवरेज क्रॉप में भी आती हैं, पेय पदार्थ। टी कॉफ़ी और कोको बेवरेज क्रॉप है। रबड़ का सबसे ज़्यादा प्लांटेशन आपका होता है केरला में, शुगर केन का होता है यूपी में, कॉफ़ी का कर्नाटक में और टी का आसाम में, बनाना का महाराष्ट्र में होता है, वहाँ सस्ते मिलते हैं। और मैंगो का भी महाराष्ट्र में होता है, आम बहुत होते हैं वहाँ। और इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं टी इन आसाम। अगर टी को देखें हम, आसाम में हमने कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, दीपू, जो आसाम का दीपू है, वहाँ भी बहुत प्लांटेशंस किया जाता है टी का। नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी का, बनाना प्लांटेशन हम जो दिख रहा है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। बैम्बू प्लांटेशंस भी दिख रहा है, बैम्बू प्लांटेशन, बैम्बू के कई सारे फर्नीचर बनते हैं और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं विच वी यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है, इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इस स्टेट में भी की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉफ़ी के बारे में। और सिल्क भी, रेशम भी बहुत होता है कर्नाटक में। और रबड़ आपका होता है, रबड़ और स्पाइसेस, मसाले बहुत ज़्यादा केरला में होते हैं, मसालों का घर ही बोलते हैं, होम ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है केरला को। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, जैसे कि हम जानते हैं जो प्रोडक्शंस है मेनली मार्केट के लिए, मार्केट अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क। अगर हमें कोई प्रोडक्शंस, किसी एरिया में हम प्रोडक्शन प्लांटेशंस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इलाका, दैट एरिया शुड कनेक्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हो और नियर बाई मार्केट हो, वहाँ पर चीप लेबर हमें वहाँ पर अवेलेबल हो, इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पर हो, तभी वहाँ पर प्लांटेशन या किसी भी तरह की एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकती है। कम्युनिकेशंस कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो मार्केट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। प्लांटेशंस के डेवलपमेंट में हम देखते हैं बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशंस हो, कम्युनिकेशन से और ट्रांसपोर्टेशन से और नियर बाई मार्केट से कनेक्ट हो प्लांटेशन एरिया, जहां हम आसानी से ट्रांसपोर्ट करके उनको नियर बाई मार्केट में या मंडी में भेज सकें। ये एक विकास के लिए, प्लांटेशंस तरह की एग्रीकल्चर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, यू हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है फिजिकल डाइवर्सिटी, जैसे टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल का टेक्सचर है, टोपोग्राफी होती है। प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, कई सारे फिजिकल जो भौतिक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर माउंटेन है, तो फिजिकल डाइवर्सिटी में आएगा। कहीं पर मोर फर्टाइल है, कहीं पर लेस फर्टाइल है। एंड प्लूरलिटी कल्चर जो है, संस्कृति अलग अलग है भारत की, देयर आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड। और यही चीज़ हमें एग्रीकल्चर में भी इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो दिखता है, परछाई दिखती है। प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न, और जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो बोने का तरीका है, वो भी थ्रू आउट द कंट्री वी सी द क्रॉपिंग पैटर्न इज ऑल्सो डिफरेंट। जो बोने का तरीका है वो भी शायद इंडिया के बहुत सारे स्टेटों में अलग अलग है। वेरियस टाइप ऑफ फूड जो है हमारे पास, और फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, ये फाइबर क्रॉप माने जाते हैं। वेजिटेबल्स जो सब्जियां हम उगाते हैं, एंड फ्रूट्स और फल वगैरह, मसाले और कंडिमेंट्स एट्सेट्रा कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स
कुछ में इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं हमने उसको 3 भागों में बांटा है, क्लासिफाइड किया है। वन इज रवि क्रॉप्स, वी नहीं बोलेंगे वो किसी का नाम हो जाएगा, RABI नॉट VI। रवि क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप। मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ देता हूँ अपने शब्दों में, आपको इजी रहेगा। रवि क्रॉप्स जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, यानी कि जब विंटर आता है तब बोई जाती है और जब मानसून आने को तैयार होता है तब काटी जाती है। खरीफ क्रॉप जब मानसून आ रहा होता है ये काट देते हैं, तो खरीफ को उगा देते हैं और विंटर आते आते इसको काट देते हैं। तीसरी आती है जायद की फसलें, जो हम रबी और खरीफ के बीच में लगाते हैं, उनको जायद क्रॉप बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी कि अब अक्टूबर से दिसंबर जब आएगा, इससे पहले हम ये जान ले कि अक्टूबर से दिसंबर जब आएगा तो ऐसी कौन सी फसलें होंगी जो काटी जाएंगी और उसके बदले रबी की क्रॉप लगाई जाएगी। अभी जो हम अपने चारों ओर देखते हैं जो हार्वेस्ट की जाती है रबी की क्रॉप, बोई तो जाती है अक्टूबर से दिसंबर में, काटी कब जाती है समर अप्रैल टू जून में। तो रबी की क्रॉप में जो हम उगाते हैं, याद रखिएगा, वीट उगाते हैं, ग्राम, चना, मस्टर्ड, पोटैटो, ये हम रबी क्रॉप्स में उगाते हैं। ओनियन भी उगाते हैं हम रबी क्रॉप्स में, यानी कि और मसूर भी। रबी क्रॉप्स में हम वीट, पी मटर, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड इतनी चीज़ें उगाई जाती हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप है जो वीट है, बार्ले भी दिया है इसमें, बार्ले, पी, वीट, ग्राम, चना, जैसे हम चना मटर खाते हैं, चना मटर वीट मतलब रोटी बनाते हैं, रोटी चना मटर, बार्ले, मस्टर्ड, अब जब हम तेल डालेंगे तभी तो सब्जी बनेगी, तो मस्टर्ड, थ्रो, दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बहुत ज़्यादा हिस्सों में ये फसल उगाई जाती है। गेहूँ, चना, मटर, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो। स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शंस आपके यूपी में होता है, वीट का प्रोडक्शंस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। एंड अदर रबी क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सिपिटेशन जो है, जैसे कोहरा पड़ता है या पाला पड़ता है या ओले पड़ते हैं, पर्सिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर के मंथ्स में ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर से, पश्चिम के तापमान से या साइक्लोन से, हेल्प इन सक्सेस ऑफ, इन फसलों में मदद मिलती है। जहाँ पर इस तरह से साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि उससे क्लाइमेट में थोड़ा चेंज आता है, क्लाइमेट में चेंज आने से प्रोडक्शंस बेटर होता है। हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस, यहाँ तक कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की कामयाबी है, यानी कामयाबी की जो कहानी बताता है हमारा हरित क्रांति, जिसके फादर स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया था। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में। इन 3 जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट राइस का, शुगर केन का, एंड पार्ट ऑफ राजस्थान में हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ अबव मेंशन इन रबी क्रॉप्स में। जैसे हमने पी पढ़ा है, ग्राम, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, इन चीज़ों का, इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी और राजस्थान के एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशंस की बात करूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक प्रोग्राम है, इज ए प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी एंड द टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल हुआ है। और पंजाब और हरियाणा में ही सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाया गया था 1966 के टाइम पे।
खरीफ क्रॉप्स नेक्स्ट पढ़ना चाहेंगे। रबी क्रॉप्स हमने पढ़ा कि विंटर के महीने में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में या मार्च से मई के बीच में, इस 2-3 महीनों में ये काट ली जाती है रबी की फसल। और अब हम खरीफ की फसल पढ़ेंगे। रबी की फसल में हमने जो जो फसलें पढ़ी थी, यू शुड कीप दीज क्रॉप्स इन योर ब्रेन ऑल्सो। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। जो खरीफ क्रॉप है मानसून जब आता है यानी जून तक आ जाता है, जून जुलाई के महीने में के टाइम पर खरीफ फसलें उगाई जाती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। दीज आर हार्वेस्ट इन सितंबर टू अक्टूबर। जो ये फसलें हैं सितंबर टू अक्टूबर में काटी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन बल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं उगाई जाती हैं इस सीजन में। जैसे कि यहाँ पर याद रखिएगा पैडी, यानी हम धान कहते हैं उसे, क्योंकि चावल के बाहर एक कवर लगा होता है, वी कॉल इट पैडी, जिसे धान बोला जाता है हिंदी में। धान उगाए जाते हैं, चावल नहीं उगाए जाते हैं। मक्का जिसे है, मक्का हम आजकल अपने खेतों में देखते हैं। मक्के चूँकि हम अपने कंज्यूम के लिए लगाते हैं तो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड है हमारे पास, चूँकि अब बेचने की कॉमर्शियल क्रॉप के लिहाज से नहीं लगाते हैं। अगर यही हम कॉमर्शियल के लिए लगाएं किसी स्टेटों में, यही मक्का कॉमर्शियल क्रॉप मानी जाएगी। पैडी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है। ज्वार बाजरा, ज्वार महाराष्ट्र में होता है, बाजरे की रोटी बनती है ज्वार बाजरे की। ज्वार महाराष्ट्र में और बाजरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तुर जिसे अरहर बोलते हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, कॉटन है, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये सारी आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं, यानी पैडी, मेज, ज्वार बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, जिसको दालें बहुत हैं इसमें, लेकिन इसमें जो एक मसूर की दाल है वो हम रबी क्रॉप्स में उगाते हैं। और चना और मटर, ये भी तो दालें ही हैं। चना, मटर और मसूर हम रबी क्रॉप्स में उगाते हैं। और जबकि और दालें जो है जैसे सोयाबीन है, तुर है, उड़द है, मूंग है, ये हम खरीफ क्रॉप्स में उगाते हैं। जैसे कॉटन है, जूट है, वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। कॉटन में महाराष्ट्र और गुजरात नंबर 1 स्थान रखते हैं। ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा में राजस्थान, मेज में आंध्र प्रदेश, पैडी में वेस्ट बंगाल, जूट में वेस्ट बंगाल, अभी बताया था मैंने, यानी कि पैडी और जूट में वेस्ट बंगाल है, ऐसे याद रखना। मेज में आंध्र प्रदेश, ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा में राजस्थान। मूंग और उड़द कहें और यहाँ चना कहें, इन दालों में मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। ग्राउंडनट एंड सोयाबीन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है राइस ग्रोइंग रीजन है भारत के, जहाँ पर ज़्यादा राइस अवेलेबल है, दैट इज आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स में भी उड़ीसा के, एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। पर्टिकुलरली द कोंकण को, जो कोंकण तट है महाराष्ट्र से गोवा में कोंकण तट कहलाता है, वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब। हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो धान है वो एक पंजाब और हरियाणा में एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन चुका है। इन स्टेट्स लाइक आसाम, बहुत सारे स्टेट्स में जैसे कि आसाम है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है, 3 क्रॉप्स और पैडी आर ग्रोन। वहाँ पर एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। 3 पर वैसे बेसिकली 300 से 400 500 प्रकार का धान होता है बोलते हैं इंडिया में। हमारे यहाँ देहरादून में भी अच्छी वैरायटी का पैडी उगाया जाता है, जिसकी काफ़ी डिमांड है। बाहर के स्टेटों में देहरादून का चावल सप्लाई किया जाता है, स्टेटों में एक्सपोर्ट किया जाता है। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी एक साल में उगाए जाते हैं। किन स्टेटों में? आसाम में। आसाम, वेस्ट बंगाल तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है, आसाम और उड़ीसा में भी। लेकिन उड़ीसा में क्या है, मुझे लगता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में अपने ही कंज्यूम के लिए उगाते हैं वो लोग, हमने पढ़ा था। दे आर ओस, अमन और बोरो। देखो चावल की प्रजातियाँ, वेराइटीज के नाम दिए, स्पेसीज के नाम, ओस, अमन और बोरो। इन बिटवीन द रवि एंड खरीफ सीजन, अगर हम रवि और खरीफ सीजन्स की बात करें, देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। रवि और खरीफ सीजन्स की अगर हम बात करें, इन दोनों सीजनों के बीच में हम जायद फसलों को उगाते हैं। द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर,
जायद के टाइम पर जो जायद फसलें होती हैं उनमें जो हम उगाते हैं, वाटरमेलन है, तरबूज, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, ककड़ी, वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप जो हमें चारा देते हैं, जैसे जई है, गेहूं के जैसा ही होता है सेम पौधा, डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, जौ बोलते हैं जिसे, वो रबी क्रॉप से फोडर क्रॉप मानी जाती है। ऐसे ही शुगर केन है, वो भी फोडर क्रॉप हुआ, लेकिन अब उसे गन्ना जो तना है उसे हम चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, लेकिन बाकी भाग उसका फोडर के रूप में जो होता है। जैसे मक्के का है, मक्के का भी मक्का हम खाते हैं, बाकी का वो पूरा भाग फोडर के रूप में यूज होता है। मक्का है, गन्ना है आपका, और जौ है। ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, ए वैरायटी ऑफ फूड, बहुत सारे इसमें जो फूड होते हैं, एंड नॉन फूड क्रॉप्स जो है ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वेरिएशन इन सॉइल। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम कॉटन प्रोडक्शंस को करना चाह रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कॉटन प्रोडक्शंस कब पॉसिबल है, जब हमारा काली मिट्टी है। काली मिट्टी के साथ साथ हमारा वो क्लाइमेट होनी चाहिए, उतना टेम्परेचर होना चाहिए, सॉइल का टेक्सचर होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नियर बाय मार्केट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, चीप लेबर्स होने चाहिए। क्लाइमेट अच्छी नहीं होगी तो वो जो कॉटन का फूल बनता है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में ही जो समुद्र वाली ब्रिज है, विंडी ब्रिज है, वो काफ़ी वैल्यूबल मानी जाती है कॉटन के प्रोडक्शंस के लिए। मेजर जो क्रॉप्स हैं जो ग्रोन की जाती है इंडिया में, भारत में जो मुख्य फसलें हैं, चावल जो मैंने बताया, वेस्ट बंगाल है तो पंजाब हरियाणा में भी होता है, उत्तर प्रदेश में, देहरादून में, कई सारे स्टेटों में राइस प्रोडक्शंस किया जाता है। वीट है, पंजाब हरियाणा तो है ही, लेकिन यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है। मिलेट्स है, मिलेट्स में मैं बताऊंगा मोटा अनाज जो होता है, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, जिसे मड़वा बोलते हैं, वो मिलेट्स में आता है, जिसे मोटा अनाज बोलते हैं। पल्सेस हैं, जैसे कि दाल है, दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1, मैंने आपको बताया था, कई तरह की दाल हमने पढ़ ली है। टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, गन्ना, ऑयल सीड्स हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है, जैसे सनफ्लावर है, लिंसीड है, कॉटन है और जूट है बेटा। अब हम इन मेजर क्रॉप्स जो हमने पढ़ी हैं इनमें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जो राइस है एक खरीफ क्रॉप्स मानी जाती है, और वीट जो है वो रबी क्रॉप्स मानी जाती है। लेकिन पहले हम राइस के बारे में पढ़ेंगे कि राइस किन किन स्टेटों में की जाती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, किस तरह की सॉइल चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी क्या चाहिए इसमें। लेट अस स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। स्टेपल फूड क्रॉप, राइस और वीट को स्टेपल बोलते हैं। स्टेपल वो बोलते हैं जो भरण पोषण के लिए, यानी अपने पेट के लिए उगाने के लिए या अपने कंज्यूम के लिए ज़्यादा उगाई जाती है, भरण पोषण करने वाली फसल है राइस। मेजोरिटी यानी कि चावल, सबसे ज़्यादा एरिया में जो भारत में खेती की जाती है वो चावल की ही की जाती है, ये याद रखना। अवर कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है चाइना के बाद, आफ्टर चाइना, यानी चाइना संसार में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश है। सही समझ गए आप। और चावल सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, इसलिए चाइना को बाउल ऑफ राइस भी बोला जाता है, यानी चावल का कटोरा। और भारत में चावल का कटोरा जिस स्टेट को बोला जाता है, धान की डलिया, वो है छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे ज़्यादा चावल होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको धान की डलिया बोलते हैं तो चावल सबसे ज़्यादा होता है वहाँ। सबसे ज़्यादा चावल वेस्ट बंगाल में होता है। चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे ज़्यादा रैंक रखता है। इंडिया सेकंड रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस आफ्टर द चाइना, एंड चाइना इज नोन एज ए बाउल ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इट इज ए खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ क्रॉप है। इसको पॉइंट्स बना के लिखेंगे आप एग्जाम में, ऐसे नहीं है इतिहास की तरह, हिस्ट्री की जैसे नहीं, पॉइंट्स बनाएंगे आप। विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अब अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पर इजीली राइस यानी चावल हम उगा सकते हैं, धान जिसे उगा सकते हैं। हाईली ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, जो बारिश होनी चाहिए उन इलाकों में। अब जिन इलाकों में 100 सेंटीमीटर से अब बारिश नहीं हो रही, सपोज करो अगर वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी है तो वहाँ फिर भी
राइस प्रोडक्शन हम कर सकते हैं जहाँ लेस रेनफॉल होती है, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन की मदद से हम रेन करते हैं। अब हम पहाड़ों में अगर चावल देखते हैं, धान अलग तरह का यहाँ धान होता है, लाल लाल टाइप का, जो न्यूट्रिशनल से बताते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। जो राइस है वो उत्तर के मैदान में उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ एलिवेल सॉइल्स के डिपॉजिट्स होते हैं, हमने पढ़ा था। गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट्स होके एलिवेल सॉइल बिछी होती है, वहाँ बांगर और खांदर के नाम से जानी जाती है एलिवेल। जो खांदर है वो न्यू एलिवेल सॉइल होती है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पर राइस का, वीट का, इस तरह की फसलों का ज़्यादा उत्पादन होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन्स में। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, अगर हम डेंस नेटवर्क जहाँ पर है, बहुत घना नेटवर्क है विकास का। राइस कल्टीवेशन हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, एकदम इस देयर इज कंप्लीट ग्रीनरी इन द फील्ड। राइस इज रेडी। इस फील्ड में तो राइस केवल छोटे पौधे हैं अभी। अब इस पिक्चर में राइस तैयार हो चुका है, यानी ऊपर बालियां लगती हैं इसमें, इन बालियों में राइस का फॉर्मेशन होता है। इसमें लिखा है कि अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अब आप ये समझिए कि जिसमें इसकी ग्रोथ हो रही है, जिसमें इनका प्लांटेशन किया जाता है, दूसरी ओर इनका क्या किया जाता है, रोपाई की जाती है। एक जगह पर इसके बीज छिड़क के तैयार किया जाता है धान को, फिर इनके पौधों को उखाड़ के छोटे से प्लांटेशन किया जाता है दूसरी जगह। जिस समय इनको प्लांट किया गया है, प्लांटेशन के पौधे बड़े, उस समय तो इनको काफ़ी बारिश चाहिए, 100 सेंटीमीटर ज़्यादा। लेकिन जिस समय ये पौधे इनकी बालियों में राइस फॉर्मेशन हो रहा है, तब बारिश नहीं चाहिए, तब धूप चाहिए, तभी तो फसल पकेगी। मैप में देख रहे हैं मेजर एरियाज जो हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, और माइनर एरिया जहाँ बहुत कम एरियाज में राइस होता है। लेटर वी विल स्टडी इन द मैप स्टडी एट लास्ट। हियर आई एम टेलिंग यू कैनाल इरिगेशंस की अगर हम बात करें, कैनाल इरिगेशंस के द्वारा जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी पॉसिबल नहीं है, ट्यूबवेल्स हैड मेड इट पॉसिबल। ट्यूबवेल ने इसे पॉसिबल बनाया है टू ग्रो राइस इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। उन इलाकों में जहाँ पर कम बारिश होती है, वहाँ पर सिंचाई के द्वारा। अब सिंचाई कह दिया हमने, जरूर नहीं है उस सिंचाई में नहरें ही होंगी। सिंचाई करने के तरीके, इधर अगर उनके पास नदियाँ ज़्यादा है उन स्टेटों में, नहरों के द्वारा होगी, नहीं तो अगर नहरें नहीं है, पॉन्ड के द्वारा भी किया जा सकता है, और इधर ट्यूबवेल्स के द्वारा यूपी में होती है, और पॉन्ड्स के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु इलाकों में होती है, और कैनाल्स के द्वारा पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ ज़्यादा हैं तो नहरें बनाई जाती है वहाँ पर। और तमिलनाडु में पॉन्ड्स से होती है, तालाब होते हैं वहाँ पे। और ट्यूबवेल्स अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा ट्यूबवेल की मदद से यूपी में किया जाता है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, राजस्थान में ट्यूबवेल्स की मदद से इरिगेट किया जाता है राइस के क्रॉप्स को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीट के बारे में, जो दूसरी स्टेबल क्रॉप्स है, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स, मेन फूड क्रॉप है इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री की अगर हम बात करें। दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर कितना कूल, ठंडा ग्रोइंग सीजन्स चाहिए, और एक चमकीली धूप चाहिए इसमें जब ये फसल पकती है, एट द सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। क्योंकि जिस समय बीजों का निर्माण हो रहा है उसमें बारिश होगी तो क्या होगी, सड़ जाएंगे। इट रिक्वायर 50 to 75। राइस में कितना चाहिए, 100 से ज़्यादा, और इसमें कितना चाहिए, 50 to 75 एनुअल रेनफॉल चाहिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोइंग सीजन्स में देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स माने जाते हैं हमारे देश में, क्षेत्र जहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है। द गंगा सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन, और काली मिट्टी
दक्कन में है जो। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो दालें भी बहुत होती है। यूपी में जैसे वीट के साथ गन्ना बहुत होता है, दो चीज़ें, वीट और शुगर केन। मध्य प्रदेश में वीट और पल्सेस। अब हम मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिलेट्स होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया मोटा अनाज जिसे बोलते हैं। ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा में राजस्थान, और रागी कहते हैं यहाँ, रागी का यहाँ लोकल नेम है मड़वा। तो बेसिकली इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है रागी में। जाड़े के दिनों में हम इसकी रोटी बनाते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स लिखो बोलेगा अगर एमसीक्यू में, विच इज़ नॉट मिलेट आएगा। आप आसानी से 3 याद रखना। चौथा तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यू कैन इजीली एलिमिनेट द फोर्थ रॉन्ग ऑप्शन इन एमसीक्यू। इम्पॉर्टेंट मिलेट्स है जो भारत में उगाया जाता है। सो दीज आर नोन एज कोर्स। एक कोर्स ग्रेन बोलते हैं, मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं खुरदुरा टाइप में। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल, और इनमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन। मैंने बिगिनिंग में बताया रागी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। और बताया हमको कि जापान हमसे रागी इंपोर्ट करता है और उसी रागी के न्यूट्रिशनल बिस्किट बना के हम ही को एक्सपोर्ट कर देता है, और हमको फिर उसे हाई प्राइजेज में खरीदना पड़ता है। आयरन, कैल्शियम भी है उसमें, और अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड रफेज। ज्वार एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड क्रॉप्स है। विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शंस में होता है उन एरियाज में उगाया जाता है। इट इज ए रेन फेड क्रॉप्स। नहीं समझेंगे आप। जहां पर मॉइस्ट एक नमी है उन इलाकों में, और रेन फेड क्रॉप यानी इन फसलों के लिए ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं है। रागी के लिए और ज्वार बाजरा उन इलाकों में होता है जहाँ लेस रेनफॉल होती है, क्योंकि ये कम बारिश में ही उग जाते हैं। इट इज ए रेन फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड इरिगेशन, जिसमें इरिगेशन बहुत कम चाहिए। इरिगेशन ना के बराबरी करना पड़ता है, बिना इरिगेशन के भी हो जाती है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। मैंने बताया महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ज्वार का, फॉलोड बाय कर्नाटका, उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब बाजरा की हम बात करेंगे। ज्वार हमने पढ़ा, रागी हमने पढ़ा। बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल। बाजरा उन इलाकों में होता है जहाँ डेजर्ट वाला इलाका है, जहाँ सैंडी सॉइल्स होती हैं। चलो ब्लैक सॉइल भी चलती है इसमें। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का। बाजरा बहुत होता है राजस्थान में, बाजरे की रोटी खाते हैं राजस्थान में। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। जो रागी है ड्राई रीजन का क्षेत्र है। एंड ग्रो वेल ऑन रेड, और लाल रीजन में भी उग जाता है। सूखे इलाकों में उगता है बेसिकली रागी, जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं है। एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक और सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। लाल, काली, सैंडी और लोमी और सैलो ब्लैक सॉइल में भी आसानी से उग जाता है रागी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी का, फॉलोड बाय तमिलनाडु। तमिलनाडु को फॉलो करते हुए तमिलनाडु के बाद अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश रागी के प्रोड्यूसर हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द मेज। मेज के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल है मक्का। 2-3 विदिन द 2 और 3 मंथ्स, इतनी जल्दी कोई और फसल तैयार नहीं होती। इस को मैजिक क्रॉप भी बोलते हैं। बहुत जल्दी, ये 2 से 3 महीने के टाइम में तैयार हो जाती है। इट इज ए क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड। ये फूड के रूप में भी यूज होता है और फोडर के रूप में भी यूज होता है, यानी चारे के रूप में। क्योंकि मक्का हम
फूड के रूप में यूज करते हैं मेज को, और बाकी उसका जो भाग है पूरा वो हम जानवरों को खिलाते हैं एज ए फूडर। इट इज ए खरीफ क्रॉप, बिल्कुल सही कह रहा है, खरीफ क्रॉप है। इस और से जब मानसून आ जाता है, खरीफ क्रॉप है क्योंकि जब मानसून आता है खरीफ क्रॉप तभी लगाते हैं। विच रिक्वायर टेम्परेचर, कितना चाहिए इसमें 21 से 27 चाहिए, और राइस में कितना चाहिए था हमें 25 से अबव चाहिए था, और गन्ने मक्के में कितना चाहिए 21 से 27 टेम्परेचर हमें चाहिए। एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलिवल सॉइल, और किस तरह की मिट्टी में ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जहाँ ओल्ड एलिवल सॉइल है। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेटों में जैसे कि बिहार है, मेज को रबी सीजन के साथ भी उगाया जाता है। इसलिए आप देखते हैं बाजारों में भी हम देखते हैं कि हमने मेज क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं किए होते हैं, मार्केट में पहले ही आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने रबी सीजन के साथ ही लगा दिया मक्के को। तो बिहार में रबी सीजन के साथ भी उगा देते हैं इसे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको खरीफ के साथ ही लगाएंगे या एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन सम स्टेट्स बिहार मेज जैसे ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे कि हाइब्रिड वैरायटीज। आजकल हाइब्रिड सीडें आई है तो इसमें एक ही पौधे में 2 या 3 मक्के भी लग जाते हैं, बड़े बड़े हाइब्रिड सीड है वो। पहले ऐसा नहीं था व्हेन आई वाज स्मॉल। मॉडर्न इनपुट्स हाइब्रिड वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन चाहिए उस समय जिसमें पौधे की ग्रोथ हो रही है, हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। अगर हमें मेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें इरिगेशन चाहिए। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं मेजर स्टेट्स। कर्नाटक में भी बहुत ज़्यादा होता है में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अगर हम आप दालों की बात करें, दाल हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल मानी जाती है, प्रोटीन होता है दालों में सबसे ज़्यादा, तो इसलिए डॉक्टर भी हमको दाल खाना सजेस्ट करते हैं कि दाल खाइए। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो है सोयाबीन में होता है, उसके बाद मछली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन से रिफाइंड ऑयल भी बनाते हैं हम जानते हैं, और दाल के रूप में भी माना जाता है सोयाबीन। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर तो यही संसार में सबसे ज़्यादा दालें जो हैं वर्ल्ड में यही होती हैं, चाहे मटर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल। या मांस की दाल। कंज्यूमर कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा यही है खाने वाले दाल को। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन के मेजर सोर्स हैं, प्रोटीन बहुत होता है दालों में। इन अ वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डाइट में लोग दालों का इस्तेमाल खूब करते हैं, रोटी के साथ भी। मेजर जो पल्स है दाल है, दैट आर ग्रोन इन इंडिया, जो इंडिया में ग्रोन होती है, जैसे अरहर की दाल जो है कि खरीफ की फसल है, तुर जिसे अरहर बोलते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पी है, पी और ग्राम तो आपके रबी क्रॉप्स हो गई। हाँ, मसूर भी आपका रबी क्रॉप्स ही है, मसूर, चना मटर और मस्टर्ड और बार्ले। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्स आर ग्रोन इन खरीफ, मैंने अभी आपको डिस्टिंग्विश करके बता दिया। एंड विच आर ग्रोन इन रबी सीजन, और कौन से रबी में उगते हैं। पल्स नीड लेस मॉइस्चर, नमी ज़्यादा नहीं चाहिए दालों के लिए, दाल बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थानों में नहीं चाहिए बेटा। खरीफ रीजन ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। लेगुमिनियस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप एक्सेप्ट अरहर। अरहर के लिए जो सॉइल फर्टिलिटी क्या है हमें रिस्टोर करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, एयर से नाइट्रोजन वो करता है। इसलिए हमें ऐसी फसल जैसे मटर, चना है, ये फसल तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, जमीन में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं मोस्टली, और देयर फोर दीज आर मोस्टली ग्रोन, इसलिए ये फसलें रोटेशन में उगाई जाती हैं एक के बाद 1 by 1। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है इंडिया में,
और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। मध्य प्रदेश तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा जो दाल है, दाल में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दालों का भारत में होता है, पर यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ साथ कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा यही है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी दिस वीडियो। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस next portion of this chapter we will continue in the next video. Thank you for joining me.